हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छे ही होंगे। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आइए आज हम अपने और आपके अपने प्यारे चैनल यूट्यूब के नंबर 1 चैनल पे आपका स्वागत करते हैं, एम टॉपर्स क्लासेज पे। तो मैं आज आप लोगों को पॉलिटेक्निक 2023 देखे होंगे आप लोग मेरा इंट्रो वीडियो, जिसमें मैं बताया था कि किस प्रकार से हम आप लोग को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके उसमें लिंक होगा, उस पर टच करके आप देख सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। फिजिक्स फिजिक्स वो भी जीरो टू हीरो बैच में। जीरो टू हीरो बैच में आप लोग को मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं जीरो लेवल से हीरो लेवल तक, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट से हायर लेवल का कॉन्सेप्ट तक कराऊंगा। और उतना ही नहीं, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आप लोग। आगे चलते हैं, क्योंकि आप लोग के पास तो ज्यादा टाइम है नहीं जो आप लोग का ज्यादा टाइम बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका नोटिफिकेशन भी आ गया है। कब एग्जाम है? 24-25 जून को एग्जाम है। तो यहाँ से हम लोग टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम फिजिक्स का पहला चैप्टर मापन स्टार्ट कर रहे हैं। मापन, फिजिक्स का मापन, जिसे हम इंग्लिश में हम मेजरमेंट करते हैं। मापन मापन होता क्या है? पहले आज आज तो जैसे लीटर लिक्विड का पदार्थ जो है उसे हम लीटर में मापते हैं। जैसे दूध हुआ, मिल्क। मिल्क को जैसे 5 लीटर लेना है तो 5 लीटर कहते हैं। 5 लीटर, तो 5 लीटर कहते हैं, अभी लीटर में मापते हैं। लेकिन पहले के जमाने में जब लोगों के पास इतना आइडिया नहीं था, तो उस समय लोग, जैसे कोई बर्तन होता है गांव घर में, लोटा होता है, गिलास होता है, बाटी होता है, तो लोग पहले एक बाटी या एक गिलास इस प्रकार से करते थे। तो कोई किसी को कहता था लाने के लिए, उसके पास छोटा बर्तन है या बड़ा, तो उस हिसाब से ले आता था। जितना जरूरी रहता था, या तो कभी ज्यादा आ जाता था, कभी कम आ जाता था। तो लोग धीरे धीरे जैसे जैसे नॉलेज आते गया, वैसे वैसे परिवर्तन करते गए मापने का इंस्ट्रूमेंट में। तो फिर आगे चल के लोगों ने सोचा कोई एक चीज माने। तो वो एक चीज मानने के लिए चले, तो वो लिक्विड पदार्थ जो है उसको लीटर माने। तो लीटर में मापने का एक अथी किए। तो लीटर में मापे इस सोच करके लोगों ने उसके बाद मापन को परिभाषित इसलिए क्या, क्योंकि जब कोई भी चीज को लोग नहीं समझ पाते थे, तो उसने सोचा कोई भी चीज को समझने के लिए, जैसे भौतिक राशि हुआ, भौतिक राशि में बहुत होता है, तो भौतिक राशि तो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो मापन मापन होता है जैसे भौतिक राशि, कोई भी राशि को उसके परिमाण को बतलाता है। यानी भौतिक कोई भी राशि जो है, राशि का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड को बतलाता है। यानी उसमें जैसे 5 लीटर हुआ, तो लीटर कितना बार? 5 बार, यानी कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 5 हुआ और उसका मात्रक हुआ लीटर। तो लीटर, तो ये जो है मापन को परिभाषित किया गया है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट को मिलाकर के मापन बनाया जाता है। तो मापन जैसे कोई भौतिक राशि मान लीजिए x है, x बराबर एन यू होता है। एन यू यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। यू मतलब यूनिट। इस दोनों को मिला करके मापन है। मापन तो एकदम मानना है, कोई भी चीज को मान लिए उस मानना को ही मापन कहा जाता है। तो मापन के बाद ये कोई भी राशि को व्यक्त किया जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से। उसी प्रकार इसीलिए मापन को 2 भागों में डिवाइड किया गया। मापन को जब 2 भागों में डिवाइड किया गया, तो कहा गया इसका एक पार्ट जो है वो आंकिक मान, और दूसरा भाग इसका मात्रक हुआ। आंगिक मान को हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, और मात्रक को हम यूनिट कहते हैं। तो आंकिक मान किसी भी भौतिक राशि
किसी भौतिक राशि का परिमाण को बतलाता है, परिमाण को बतलाता है। यानी कि आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो कोई भी भौतिक राशि, जो भी भौतिक राशि या राशि के अंदर जितना अभौतिक राशि हो या भौतिक राशि, उसके परिमाण को व्यक्त करने के लिए हम जो व्यक्त करता है उसे अंकिक मान कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। और ये मात्रक, मात्रक जो है मापने तोलने की इकाई को, यानी कि मापते तोलते हैं, कोई भी चीज को मापते हैं। जैसे गए आलू लेकर गए 2 केजी हुआ तो मापे, तो वो मापे तो केजी में मापा गया, किलोग्राम में मापा गया, ना कि लीटर में मापा गया। तो वही इकाई, यानी कि सब चीज का इकाई बनाया गया। जैसे ठोस पदार्थ जो होता है उसको अधिकतर जगह केजी में तोला जाता है, तो उसके लिए केजी बनाया गया। लिक्विड पदार्थ जो है उसको लीटर में मापने के लिए उसको लीटर में बनाया गया। समय है उसको सेकेंड दिया गया। इस प्रकार से यूनिट दिया गया सब चीज का। तो यूनिट किसे कहते हैं? मापने तौलने की इकाई को यूनिट कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो मापने तौलने की इकाई को यूनिट कहते हैं। फिर यूनिट के बारे में बात किया गया। तो यूनिट को भी 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 2 भागों में। यूनिट राशि को, यूनिट को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला आधारी मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। इसे हम फंडामेंटल, FUNDA, फंडामेंटल, और इसको दूसरा नाम बेस यूनिट भी कहते हैं, बेस यूनिट। आधारी राशि को आप कहीं कहीं देखे होंगे मूल, आधारी मात्रक को मूल मात्रक भी लिखा रहता है। उसी प्रकार व्युत्पन्न का होता है डिराइव्ड, DERIVED, डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड। फिर मात्रक हुआ। मात्रक से पहले हम आप लोगों को राशि के बारे में बतलाते हैं। तो राशि, वैसे इस सब चीज को आप लोग को नोट्स बनाने की उतना जरूरत तो है नहीं, इसलिए हम बोर्ड को साफ कर दे रहे हैं। आप एक बार समझ लीजिए, सुन लीजिए, बस इतना ही काफी है। क्योंकि इससे एक थ्योरेटिकल चीज है और ये एक परिभाषा का चीज है, जो आप एक बार सुन लीजिएगा तो आपको जरूर याद रहेगा। तो आप, या नहीं तो इसका प्रकार आप याद रखिए, वही काफी है, परिभाषा पूछता नहीं है। तो चलिए अब आप लोग को राशि में एक भौतिक राशि बताते हैं आप लोग को। भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि का परिभाषा था जिसे मापा या तौला जा सकता, यानी कोई भी वस्तु जिसको हम माप या तौल सकते हैं उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। चाहे वो लिक्विड पदार्थ हो या ठोस पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ हो जिसको हम माप सकते हैं किसी भी माध्यम से या तौल सकते हैं, वो सारा राशि भौतिक राशि के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा राशि जिसे मापा या तौला जाता हो उसे भौतिक राशि कहते हैं। अब भौतिक राशि, तो अब भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? कोई पूछेगा भौतिक राशि कितने प्रकार, तो भौतिक राशि मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, लेकिन कहीं कहीं आप 3 प्रकार के भी देख सकते हैं। तो भौतिक राशि मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला आधारी या मूल राशि,
और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। और एक तीसरा जो होता है जिसको स्किप कर दिया जाता है, ज्यादातर केस में नहीं बताया जाता, लेकिन वो भी जानना जरूरी रहता है। तो तीसरा होता है पूरक राशि। पूरक राशि होता है। तो खास करके हम लोगों को इस दो टॉपिक के बारे में ज्यादा पढ़ना रहता है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा है ही, थोड़ा ये थोड़ा चीज है, मतलब हल्का चीज है। इसमें सिर्फ दो राशि के बारे में पढ़ते हैं, तो इसलिए इसको मेन टॉपिक में नहीं दे करके इसको बाद में बताया जाता है। सभी टीचर बताते हैं, ऐसा कि नहीं है कि कोई नहीं बताते हैं, बताते तो सब हैं। तो आइए पहले हम आधारी राशि को समझते हैं। आधारी राशि, आधारी राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऊपर तो बताए थे, यहाँ पे भी देख लीजिए। फंडामेंटल, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल, और बेस क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी। पूरक राशि को कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, SUPPL, सप्लीमेंट्री, MENTAR, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और व्युत्पन्न राशि को डिराइव्ड, DERIVED, डिराइव्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी कहते हैं। तो देखिए आधारी राशि किसे कहते हैं? ये तो पहला नंबर की आधारी राशि जो होता है वो खुद पे डिपेंड होता है, वो दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है, यानी वो स्वयं पर निर्भर रहता है, वो किसी और राशि पे निर्भर नहीं रहता है। अर्थात इसलिए इसे कहा गया स्वतंत्र राशि। वो ऐसा राशि जो स्वतंत्र हो, वो किसी और पे डिपेंड ना हो। तो इसलिए इसको पहला लाइन में हम कहते हैं कि यह स्वतंत्र होता है, तंत्र होता है। और व्युत्पन्न राशि जो है यह आश्रित होता है। दूसरे भाषा में इसे कहा जाता है कि वैसा राशि जो किसी और राशि पर निर्भर न हो, अर्थात वैसा राशि जो स्वयं पर निर्भर हो, उसे आधारी राशि कहते हैं। वैसा राशि जो स्वयं पर निर्भर हो, अर्थात जो दूसरे राशि पर निर्भर न हो, वैसे राशि को क्या कहते हैं? आधारी राशि। वैसे राशि को आधारी राशि कहते हैं। और ऐसा व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? वैसा राशि जो किसी और राशि पर निर्भर करता हो, अर्थात वैसा राशि जो आधारी राशि पर निर्भर करता हो, वैसा राशि जो आधारी राशि पर निर्भर करता हो, वैसे राशि को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो वैसा राशि जो आधारी राशि पर निर्भर करता हो, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो आधारी राशि का एग्जाम्पल जैसे
आधारित राशि का एग्जाम्पल जैसे द्रव्यमान, समय, लंबाई, ईटीसी। आधारित राशि मुख्यतः 7 होते हैं, तो वो हम आगे आप लोगों को बताएंगे। 7 ही आधारित राशि होते हैं, ज्यादा नहीं होते 7। तो 7 आधारित राशि को हम आगे बताएंगे। यहाँ पर मात्र हम 3 एग्जाम्पल में लिखे हैं, आगे तो आपको 7 के बारे में सारा कुछ बताएंगे। फिर व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि का एग्जाम्पल होता है व्युत्पन्न राशि का एग्जाम्पल क्या होता है? वेग, त्वरण, बल, ईटीसी। ये आधारित राशि को मिलाकर जितना भी राशि बनता है वो सारा व्युत्पन्न राशि में आता है। वो इसीलिए इसका तो अनंत हो सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारा है। तो इसलिए इस पे धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि कौन आधारित राशि है, कौन व्युत्पन्न राशि है। तो अब यहाँ तक आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोग अब स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम इस को इरेज करते हैं। इसमें हमको क्या बच गया? पूरक राशि। तब हम पूरक राशि को पढ़ेंगे सबसे पहले। तो पूरक राशि, पूरक राशि में पूरक कोण होता है। क्या होता है? पूरक कोण। तो हम पूरक कोण के बारे में पहले समझेंगे। पूरक कोण, पूरक कोण मुख्यतः कितने प्रकार के? तो पूरक कोण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल कोण, एक होता है ठोस कोण। समतल कोण और एक होता है ठोस कोण। ठोस कोण, समतल कोण। समतल कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। और ठोस कोण को कहते हैं सॉलिड एंगल। तो इसका समतल कोण, समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। और इसको RAD से सूचित किया जाता है। उसी प्रकार ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। और इसको नेम लिखते हैं स्टेरेडियन। इसका इंग्लिश नेम हुआ, इसको SR से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? SR, यानी सॉलिड कोण एंगल को SR से सूचित किया जाता है और उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। और समतल कोण प्लेन एंगल का मात्रक होता है रेडियन और उसको सूचित किया जाता है RAD। समतल कोण किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों, समतल कोण कोई भी वृत्त होता है, तो वृत्ताकार कोई भी चीज है तो उसके वृत्त के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण को समतल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण को समतल कोण कहते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा, वृत्त के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण को समतल कोण कहते हैं। यानी वृत्त का चाप, कोई भी वृत्त लिए, जैसे ये वृत्त हुआ, ये वृत्त का चाप आप
इतना भी ले सकते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप इतना ही लें। आप इसमें से इस पार्ट को भी ले सकते हैं, या आपका मन हो तो इतना ही पार्ट लें, आपका मन हो तो इतना पूरा पार्ट ले लें, इतना छोड़ दें। अगर आपका मन है तो पूरा ले लीजिए। तो पूरे के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अगर पूरा लिए तो पूरा क्या होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री जो है यह समतल कोण का कोण होगा। उसी प्रकार आप जितना लेंगे, तो मान लिए हम इतना लिए, इसके द्वारा केंद्र पर, ये केंद्र है, केंद्र पर बनने वाला कोण, ये कोण मान लिए थीटा हुआ, इसका लंबाई, इसका लेंथ मान ली एल हुआ, और वृत्त का त्रिज्या को मान लेते हैं आर है। एल बराबर, यहाँ पर ये एल जो होता है एल बराबर 8 थीटा होता है। एल बराबर 8 थीटा होता है। थीटा बराबर, हमको थीटा निकालना है। क्या निकालना है? थीटा। थीटा बराबर एल बट्टा आर होता है। आपको जहाँ एल और आर का वैल्यू गिवन रहेगा क्वेश्चन में, अगर आपको इन तीनों में से दो चीज का गिवन, अगर कहीं थीटा दे दिया, एल दे दिया, तो आर कहेगा निकालने के लिए। एल अगर निकालना रहेगा तो आर और थीटा दे देगा। अगर थीटा निकालना रहेगा तो एल और आर ये दोनों दे करके आपको थीटा निकालने के लिए बोलेगा। तो थीटा निकालने के लिए बोलेगा तो वो आपको डायरेक्ट थीटा निकाले, वो कहेगा समतल कोण निकालें। क्या कहेगा? समतल कोण निकालें। तो समतल कोण हुआ। इसी प्रकार स्टेरेडियन जो होता है, किसी भी सतह, कोई भी सतह, मान लीजिए ये बोर्ड है, बोर्ड के द्वारा किसी भी बिंदु पर, जैसे यहाँ एक बिंदु है, इस बिंदु पे आपका इस बिंदु है, इस बिंदु पे इस बोर्ड के द्वारा सभी सतहों के बाह्यतम सिरा से जो रेखा खींचकर उसके अंदर का जो कोण बनेगा उसे हम ठोस कोण कहते हैं। मान लिए एक ये सतह या फिर यही सतह है, कोई भी सतह, इसके द्वारा एक बिंदु पर, जैसे ये बिंदु हुआ, मतलब चारों ओर से एक घेरा बनता है, उसके अंदर के जो कोण बनता है, ये कोण, इस कोण को हम क्या कहते हैं? ठोस कोण कहते हैं, ठोस कोण। और इसको ओमेगा, आप लोग ओमेगा का नाम सुने होंगे, ओमेगा, और इससे इसको सूचित किया जाता है कि जैसे यहाँ पे आप लोग, यहाँ थीटा आप लोग सूचित किए, उसी प्रकार यहाँ पे ओमेगा से या ओम से सूचित किया जाता है, ओमेगा या ओम। तो ओमेगा जो होता है, ओमेगा किसी भी सतह के द्वारा बनाया गया कोण होता है। किसी भी सतह के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण को हम ठोस कोण कहते हैं। तो यहाँ ये हम परिभाषा पहले आपको लिखकर बताते हैं। कोण किसी सतह के बाह्यतम सिरे से किसी बिंदु पर बनने वाले कोण को, किसी बिंदु पर बनने वाले कोण को ठोस कोण कहते हैं। यानी किसी सतह के बाह्यतम सिरे से किसी बिंदु पर बनने वाले कोण को क्या कहते हैं बच्चों? ठोस कोण कहते हैं। ठोस कोण को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठोस कोण को क्या किया जाता है? ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। जहां ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा या ओम बराबर होता है S बट्टा आर स्क्वायर। आर जो होता है सतह और बिंदु के बीच के दूरी को आर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर कहते हैं। और S जो है, S इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस, यानी कि सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल ये जो होता है सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल
डिवाइडेड बाय सतह से बिंदु के बीच की दूरी का स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू एस बाय आर स्क्वायर। आर जो होता है सतह से बिंदु के बीच की दूरी होता है, उसका स्क्वायर होता है, और एस जो होता है सरफेस का क्षेत्रफल होता है, यानी सतह का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, सतह का क्षेत्रफल होता है। तो अब आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट पहले ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे आप लोग का ये पूरक राशि का जो है पूरा कोण रेडियन स्टेरेडियन यहाँ समाप्त होता है। इससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन होगा वो आपको इस थ्योरी के बाद सही, मतलब इस यूनिट 1 का थ्योरी जितना है वो खत्म होने के बाद सारा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चन कराया जाएगा। तो पहले हम आप लोगों को जैसे बताए हैं वैसे आप लोगों को पहले हम थ्योरी क्लास यानी थ्योरी देंगे, थ्योरी के बाद ही आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड करें, क्योंकि आप लोग को अगर कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन जरूर बना लीजिएगा, खुद भी बना सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन भी कराएंगे। पहले आप लोग को थ्योरी कंप्लीट कराना है। तो आइए हम थ्योरी में आप लोग को मात्रक बताए थे कुछ समय पहले। तो मात्रक क्या है, यूनिट। इसका तो परिभाषा हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो आइए मात्रक क्या बताए थे, 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार में पहला है आधारी मात्रक या मूल मात्रक, और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, इसको आधारी मात्रक को क्या कहते हैं, बेस यूनिट, और व्युत्पन्न मात्रक को डिराइव्ड यूनिट। तो आइए हम इस दोनों के बारे में समझते हैं सबसे पहले। तो आधारी मात्रक किसे कहते हैं, यानी कि आधारी मात्रक यानी आधारी राशि जो है, आधारी राशि के मात्रक को हम आधारी मात्रक कहते हैं। या ये भी एक स्वतंत्र मात्रक होता है, ये दूसरे किसी पे डिपेंड नहीं, जिस प्रकार से आधारी राशि किसी पे डिपेंड नहीं रहता है उसी प्रकार आधारी मात्रक भी किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, क्योंकि आधारी राशि के ही मात्रक को हम आधारी मात्रक कहते हैं। इसलिए इसका परिभाषा होता है आधारी राशि के मात्रक को हम आधारी मात्रक कहते हैं। आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहा जाता है। उसी प्रकार व्युत्पन्न मात्रक जो होता है वो व्युत्पन्न राशि के ही मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आधारी राशि के मात्रक को जिस प्रकार से हम आधारी मात्रक कहें उसी प्रकार से व्युत्पन्न मात्रक को हम व्युत्पन्न राशि के मात्रक को ही व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। तो व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। ये एक आश्रित मात्रक होता है, जिस प्रकार से व्युत्पन्न राशि आश्रित राशि था उसी प्रकार व्युत्पन्न मात्रक भी आश्रित मात्रक होता है। तो आप चाहे तो लिख भी सकते हैं आधारी, या यह आप लिखिए यह स्वतंत्र मात्रक होता है, स्वतंत्र मात्रक होता है। और यह जो होता है यह आश्रित मात्रक होता है, यह आश्रित मात्रक होता है।
अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आधारित मात्रक का हम एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहे हैं। आधारित मात्रक का एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे आधारित राशि में हम पढ़े थे क्या? द्रव्यमान। उसका एग्जाम्पल में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है बच्चों? किलोग्राम। आधारित राशि में हम पढ़े थे क्या? समय का क्या होता है? सेकंड। क्या होता है बच्चों? सेकंड। आधारित राशि में हम क्या पढ़े थे? लंबाई का क्या होता है? मीटर। लंबाई का क्या होता है? मीटर। इसी प्रकार टोटल 7 मात्रक होता है आधारित मात्रक, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम व्युत्पन्न मात्रक का हम एग्जाम्पल को समझते हैं। व्युत्पन्न मात्रक का एग्जाम्पल क्या क्या होता है? जैसे व्युत्पन्न मात्रक को हम वेग कहे थे। वेग का क्या होता है फॉर्मूला? विस्थापन बट्टा समय। विस्थापन का मतलब यानी लंबाई को क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड। जो है विस्थापन का हुआ, ये क्या हुआ? वेग का। इसको हम क्या कहते हैं? वेग का ये जो है मात्रक हुआ। इसी प्रकार जैसे हम क्षेत्रफल पर गए, क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार और भी जितना होता है वो सारा कुछ आएगा। तो उस सब का आधारित यानी आधारित राशि का जो 7 मात्रक होता है, उस 7 मात्रक पर ही निर्भर होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो जितना आएगा उसको फार्मूला के हिसाब से आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फार्मूला देखिएगा, बस वही 7 को ही रिपीट करना रहता है उसमें व्युत्पन्न मात्रक में। तो वो कोई अथी नहीं है कि जो आपको नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत आसान है। क्योंकि मात्रक को समझना ज्यादा कठिन नहीं होता है। मात्रक आपको बता दिया गया 7 मात्रक होता है, उस 7 मात्रक पे ही डिपेंड रहता है सारा मात्रक। तो आप आधारित मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक आपके आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो हम फिर अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? मूल राशि का एसआई पद्धति को पढ़ेंगे। एसआई सिस्टम में मूल मात्रक का सभी संकेत और मात्रक जानेंगे और राशि के बारे में जानेंगे। तो टोटल आधारित राशि यानी मूल राशि 7 प्रकार के होते हैं। मूल राशि कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो क्या पढ़ेंगे? मूल मात्रकों की एसआई प्रणाली। मूल मात्रकों की एसआई प्रणाली, एसआई सिस्टम ऑफ बेस यूनिट। एसआई सिस्टम ऑफ बेस यूनिट पढ़ेंगे। एसआई सिस्टम ऑफ बेस यूनिट में टोटल 7 आधारित राशि होता है। यानी बेस यूनिट यानी बेस क्वांटिटी जो होता है 7 होता है। डायग्राम हम आप लोग को पूरा भी समझाएंगे। तो डायग्राम आप लोगों के लिए हम बना रहे हैं। पहला आधारित राशि, इसका मात्रक आधारित मात्रक और इसका संकेत किसको किससे सूचित किया जाता है? तो आधारित राशि को इंग्लिश में कहते हैं बेस यूनिट, बेस क्वांटिटी। आधारित राशि बेस क्वांटिटी। उसी प्रकार आधारित मात्रक को हम बेस यूनिट कहते हैं। उसी प्रकार संकेत को हम सिंबल कहते हैं, YMBOL सिंबल। तो ये टोटल आधारित राशि 7 होते हैं। जैसा कि हमने आपको आगे पिछले स्लाइड में हमने आपको बता चुके हैं कि से आधारित राशि कितने होते हैं? टोटल 7 होते हैं। 7 में पहला जो होता है वो लंबाई होता है। क्या होता है? लंबाई को क्या इंग्लिश में कहते हैं? लेंथ। उसी प्रकार समय होता है, समय को टाइम कहते हैं इंग्लिश में। उसी प्रकार द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को मास कहते हैं। उसके बाद
ज्योति तीव्रता, तीव्रता, इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। उसी प्रकार इसका विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसी प्रकार तापमान, तापमान का होता है टेम्परेचर। और लास्ट में बच गया पदार्थों की मात्रा, पदार्थों की मात्रा, सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक जैसे कि मैंने बता चुका हूं कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। मीटर को इंग्लिश में मीटर ही कहते हैं। उसी प्रकार समय का सेकंड होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम। उसी प्रकार ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। कैंडेला। उसी प्रकार विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर। इसी प्रकार तापमान, तापमान का होता है केल्विन। पदार्थों की मात्रा, पदार्थों की मात्रा का होता है मोल। इसका संकेत, मीटर का संकेत होता है स्मॉल एम। स्मॉल एम से सूचित, मीटर को स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। सेकंड को एस से सूचित किया जाता है, स्मॉल एस से। किलोग्राम को केजी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, केजी से। यहाँ पर मीटर को जैसे मीटर से सूचित किया गया, उसी में समय को सेकंड से यानी एस से सूचित किया गया। किलोग्राम को केजी से सूचित किया, कैंडेला को सीडी से किया जाता है, एम्पियर को कैपिटल ए से किया जाता है, केल्विन को कैपिटल के से किया जाता है, मोल को मोल ही लिखा जाता है, लेकिन वो स्मॉल में लिखा जाता है। तो हमारे ये 7 आधारी मात्रक का संकेत है। ये क्या है, 7 आधारी मात्रक का संकेत है। ये टोटल 7 आधारी मात्रक है, आधारी मात्रक। और ये 7 आप लोगों का आधारी राशि है, जो मैंने आपको बताए थे। आधारी राशि यानी आपको टोटल आधारी राशि मात्रक या संकेत जो है वो सारे यही 7 आधारी राशि और मात्रक है। इसी 7 आधारी राशि के बदौलत आप व्युत्पन्न राशि के सभी मात्रक निकाल सकते हैं, व्युत्पन्न राशि समझ सकते हैं। यानी जितना भी मात्रक और राशि को समझना है वो सारा कुछ आपको इसी आधारी राशि यही 7 पे बेस रहता है। जितना भी राशि है, जितना भी मात्रक है, भौतिक राशि जितना है, वो सारा कुछ यही 7 पे निर्भर करता है। इसलिए आप इस टेबल को तो मतलब जब तक याद रखना चाहे, जो भी एग्जाम में जाएंगे कम से कम यह टेबल याद रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट तो ले ही, साथ में इसका नोट्स में इंपॉर्टेंट करके आप लिखें और इसको बार बार देखते रहें, क्योंकि इससे एग्जाम में डायरेक्ट नहीं है, लेकिन अधिकतर जगह पे आपको इसका यूज आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में मात्रक का यूज आता ही आता है। तो चलिए बच्चों, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण परिभाषा, यानी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम आगे अब पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में सबसे पहला है आपका क्या, मानक मीटर। आपका क्या है सबसे पहला, मानक मीटर। तो हम मानक मीटर को पहले समझेंगे। तो मेरा हेडिंग क्या है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, महत्वपूर्ण परिभाषाएं।
हम आप पढ़ेंगे महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो महत्वपूर्ण परिभाषाएं में हम पहला पढ़ेंगे क्या, मानक मीटर। पहला मानक मीटर, मानक मीटर हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, मानक, मानक मतलब क्या होता है, मानना। ये मानक जो है, मानक मतलब होता है मानना, मतलब सबसे पहले जो है सो मापने के लिए मीटर माना गया, यानी कि मीटर माना गया मापने के लिए, कोई भी चीज को मापने के लिए, कितना उसका लंबाई है, चौड़ाई है, जो भी है उसको मापने के लिए मीटर का उपयोग माना गया, तो उसका नाम रख दिया है मानक मीटर। और मानक मीटर होता क्या है, तो अब मानक मीटर किस चीज को लेकर के मानक मीटर, मतलब किस चीज का मान जो है सो मानक मीटर के बराबर रखा। क्रिप्टन आपका एक तत्व है, क्रिप्टन आपका तत्व है जो क्रिप्टन 86, क्रिप्टन 86 जो है यह हमेशा चमकते रहता है, इसके द्वारा हमेशा प्रकाश निकलते रहता है। वो प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है, जो प्रकाश निकलता है वे श्वेत प्रकाश होते हैं, श्वेत प्रकाश। और आप लोगों ने पढ़ा हुआ, श्वेत प्रकाश जब प्रिंट से टकराती है तो वर्ण विक्षेपण करके वो 7 रंगों में विभक्त होती है। वो 7 रंगों में विभक्त होती है, तो वो क्या था, बैजानी अपिनाला, बैजानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, और क्या होता है, लाल। यानी ये जो क्रिप्टन होता है उसका श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपण करके 7 रंगों में विभक्त होती है, और उस 7 रंगों में से नारंगी और लाल, ये जो नारंगी और लाल जो है इसका तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य जो है, इसका तरंग दैर्ध्य 1,50,763.73 के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। यानी कि एक मानक मीटर, अर्थात एक मानक मीटर, क्या बच्चों, एक मानक मीटर, क्या बच्चों, एक मानक मीटर बराबर 16 लाख, एक मानक मीटर इक्वल टू 16,50,763.73 गुने नारंगी लाल रंग के, नारंगी लाल रंग के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य, मतलब क्रिप्टन 86 के नारंगी लाल रंग के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का 16,50,763.73 के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। यानी एक मानक मीटर, ये एक मानक मीटर जब लाया गया तो उसका मान जो निर्धारित किया गया वो 16,50,763.73 गुने क्रिप्टन 86 के नारंगी लाल रंग के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के बराबर माना गया, एक मानक मीटर बराबर। अब यही इसका मानक मीटर का परिभाषा हुआ कि एक मानक मीटर बराबर 16,50,763.73 गुने क्रिप्टन 86 के नारंगी लाल रंग के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। क्या होता है, तरंग दैर्ध्य के बराबर। अब हम क्या पढ़ेंगे, अगला दूसरा डेफिनेशन पढ़ना है, प्रकाश वर्ष। क्या पढ़ना है बच्चों, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष में हम क्या, प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है। क्या है, दूरी का मात्रक, प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है। यानी प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, निर्वात में, यानी कि निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखते हैं, निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक
वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। निर्वात में प्रकाश के द्वारा चली गई एक वर्ष में दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष जो है यह एक दूरी का मात्रक है। यह एक दूरी का मात्रक होता है। यह क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष यानी यह एक दूरी का मात्रक होता है। क्या होता है? यह एक दूरी का मात्रक होता है। और इसका मान जो होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के। क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, जो इक्वल होता है लगभग में 10⁻13 किलोमीटर के बराबर होता है। क्योंकि देखिए इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट हम कैसे करेंगे? इसको 9.46 को लगभग में हम ले लिए 10:10⁻15 है, 10⁻16 मीटर हुआ। और मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होता है। तो इससे यह चेंज होकर के यहाँ आया है। इसको अप्रॉक्स में 10 लेकर के इसका मान 10⁻13 कहा गया है। और अधिकतर क्वेश्चन में यह मान डाल करके सही आंसर आ जाता है। इसलिए बच्चों को यह मान और यह मान दोनों याद रखना चाहिए। अगर कहीं पर अगर इससे अगर लग रहा है सॉल्व आसान होगा तो आप इसका यूज करके सॉल्व कीजिए, ना कि इसका यूज। अगर आपको इसके यूज करने के बाद मतलब कि उसके आंसर के आसपास में अगर कोई आ रहा है तो आप उसको लगाइए, ठीक। क्योंकि अगर उसके आसपास में आ रहा है तो यही होगा। अगर लग रहा है कि सब ऑप्शन आपको अगर सेम लग रहा है कि थोड़ा बहुत का अंतर है तो आप पहले बार में इस ऑप्शन का इसका यूज कीजिए। क्योंकि अगर इसका यूज कीजिएगा तो उसमें भी आपको सारा थोड़ा बहुत का अंतर रहेगा तो आप उसमें कंफ्यूज कर जाएगा। तो इसलिए आप एक्चुअल मान को पुट कीजिए, ना कि जो आप अनुमान मतलब कि लगभग में लिए हैं उसको मत यूज कीजिए। तो चलिए बच्चों, आप यहाँ तक आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तब बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तब स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको इरेज पहले कर लेते हैं। अब जो है हम तीसरा परिभाषा क्या देखेंगे? मानक किलोग्राम। मानक किलोग्राम को किसके बराबर लिया गया? तो मानक किलोग्राम, तो सबसे पहले मानक किलोग्राम को लिया गया तो उसमें कार्बन C12 को लिया गया। कार्बन C12 के जो है तो 5.0188 गुने 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। मानक किलोग्राम जो होता है कार्बन C12 के 5.0188 गुने 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। ये तीसरा पॉइंट था और चौथा पॉइंट में हम पढ़ेंगे मानक सेकेंड। मानक सेकेंड को समझने से पहले हमको माध्य सौर दिवस को समझने से पहले सौर दिवस को हमको समझना पड़ेगा। तो आइए हम पहले सौर दिवस को समझते हैं। सौर दिवस जो है, सौर दिवस आज के दोपहर
आज का दोपहर जो है मिड डे मतलब आज का दोपहर, आज के दोपहर से कल के दोपहर, आज के दोपहर से कल के दोपहर के बीच के समय को, आज के दोपहर से कल के दोपहर के बीच के समय को क्या कहते हैं बच्चों? सौर दिवस। क्या कहते हैं? सौर दिवस। सौर दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? आज के दोपहर यानी आज का दोपहर जो हुआ, आज के दोपहर से कल के दोपहर यानी प्रथम दिन के दोपहर से दूसरे दिन के दोपहर के बीच के समय को सौर दिवस कहा जाता है। और माध्य सौर दिवस क्या होता है? अब रही बात माध्य सौर दिवस की। माध्य सौर दिवस क्या होता है? माध्य सौर दिवस ये होता है वो एक वर्ष में, यानी कि एक वर्ष में जितना भी सौर दिवस हुआ, एक वर्ष में सभी सौर दिवस का औसत जो होता है वही माध्य सौर दिवस होता है। यानी एक वर्ष में सभी सौर दिवस का औसत माध्य सौर दिवस कहलाता है। क्या कहलाता है? एक वर्ष के सभी सौर दिवस का औसत माध्य सौर दिवस कहलाता है। यानी माध्य सौर दिवस और सौर दिवस आप समझ गए होंगे। सौर दिवस क्या किसे कहते हैं? आज के दोपहर से, किसे? आज के दोपहर से कल के दोपहर के बीच के समय को सौर दिवस कहते हैं। और माध्य सौर दिवस क्या किसे कहते हैं? एक वर्ष में सभी सौर दिवसों के औसत को माध्य सौर दिवस कहते हैं। किसे कहते हैं? माध्य सौर दिवस कहते हैं। अब होता है मानक सेकंड। क्या होता है? मानक सेकंड। मानक सेकंड जो होता है माध्य सौर दिवस के, मानक सेकंड क्या होता है? माध्य सौर दिवस के 86,400वें भाग को क्या कहते हैं? मानक सेकंड। मानक सेकंड किसे कहते हैं? मानक सेकंड किसे कहते हैं? माध्य सौर दिवस। माध्य सौर दिवस जो है, माध्य सौर दिवस के 86,400वें भाग को मानक सेकंड कहते हैं। मानक सेकंड किसे कहते हैं? माध्य सौर दिवस के 86,400वें भाग को मानक सेकंड कहते हैं। माध्य सौर दिवस के 86,400वें भाग को मानक सेकंड कहते हैं। एक मानक सेकंड इक्वल टू होता है माध्य सौर दिवस डिवाइडेड बाय 86,400। एक मानक सेकंड बराबर माध्य सौर डिवाइडेड बाय 86,400 होता है। तो अब आप यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तब बच्चों अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हुए, अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट होता है मेरा क्या? केल्विन। अब हम केल्विन के बारे में समझेंगे। केल्विन कैसे आया, किस चीज का मान को हम केल्विन कहते हैं। अगला यह संभवतः पांचवा होगा। तो ठीक है, केल्विन को समझते हैं। तो केल्विन जो है जल के त्रिक बिंदु के तापमान का 273.16वां भाग होता है। यानी जल के त्रिक बिंदु के तापमान का
273.16वां भाग होता है। अर्थात केल्विन कहते हैं, तो अर्थात 1 केल्विन बराबर 1/273.16 जो है उस जल के गुने जल के त्रिक बिंदु के तापमान, यानी त्रिक बिंदु के तापमान के बराबर होता है। त्रिक बिंदु के तापमान के बराबर होता है, तापमान के बराबर होता है, यानी केल्विन जो है जल के त्रिक बिंदु के तापमान का 273.16वां भाग होता है। अर्थात ये 1 के बराबर 1/273.16 गुने जल के त्रिक बिंदु का तापमान होता है। जल के त्रिक बिंदु का तापमान होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम आज का अपना इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। फिर आगे अगले वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे। तो आपको अगर यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको फिर अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन पर दिख जाए। तो आइए आप लाइक और शेयर और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ हम आज इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। फिर अपना अगला क्लास नेक्स्ट डे आप लोगों के साथ मिलते हैं। थैंक यू।